कल्पना कीजिए कि कल सुबह सोकर उठने पर पता चले कि पेट्रोल की कीमत रातों रात दोगुनी हो गई है। बाप रे, वो तो एक भयानक स्थिति होगी। बिल्कुल। और सुपरमार्केट में रोजमर्रा का सामान या तो मिल ही नहीं रहा है या उसकी कीमत इतनी आसमान छू रही है कि उसे खरीदना मतलब आम इंसान के बस के बाहर हो गया है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात ये होगी कि ये सब किसी घरेलू आर्थिक संकट की वजह से नहीं हुआ है। सही कहा। बल्कि इसलिए हुआ है क्योंकि दुनिया के किसी दूसरे कोने में हजारों किलोमीटर दूर किसी ने पानी के एक संकरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। और आमतौर पर हम युद्ध को बंदूकों, टैंकों और मिसाइलों के नजरिए से ही देखते हैं ना। हाँ, लेकिन आज के समय में असली युद्ध हथियारों से कम और मतलब अर्थव्यवस्था की मुख्य नस दबाकर ज्यादा लड़ा जाता है। आज की हमारी इस गहराई से की गई पड़ताल में हम एक ऐसे ही बेहद आक्रामक और पूरी तरह से काल्पनिक परिदृश्य को डीकोड करने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व सिर्फ कुछ देशों का समूह नहीं है। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड है। एक वैश्विक शतरंज की बिसात। बिल्कुल, एक ऐसी बिसात जहां लड़ी जाने वाली एक छोटी सी झड़प भी पूरी वैश्विक व्यवस्था को मतलब ताश के पत्तों की तरह ढा सकती है। और जिस स्रोत सामग्री पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो ठीक इसी खौफनाक संभावना को सामने रखती है। तो हमारे पास आज एक संपादकीय है, यानी एक एडिटोरियल लेख। इसका शीर्षक ही अपने आप में काफी तीखा है। कायर बुली ट्रंप को युद्ध समाप्त करना चाहिए और इजराइल से ईरान को अकेला छोड़ने के लिए कहना चाहिए। शीर्षक से ही समझ आ रहा है कि ये लेख कितनी आक्रामक टोन में लिखा गया है। हाँ, और अब इससे पहले कि हम इस चर्चा की गहराइयों में उतरे, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, निष्पक्षता वाली बात। जी, इस लेख में बेहद कड़े राजनीतिक विचार और दावे शामिल हैं। ये एक काल्पनिक युद्ध की रूपरेखा है। हम यहाँ किसी भी पक्ष, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान हो, का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही आलोचना। सही बात है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस मूल स्रोत के चश्मे से ये समझना है कि अगर ये काल्पनिक युद्ध सचमुच छिड़ जाए तो कैसे एक सैन्य संघर्ष रातों रात एक वैश्विक आर्थिक संकट में बदल जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस लेख के अनुसार ये काल्पनिक युद्ध 28 फरवरी को शुरू होता है। हाँ, और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही क्लासिक सैन्य रणनीति से। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के दो सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करते हैं। और वो ठिकाने हैं खार्ग द्वीप और नतांज परमाणु संयंत्र, है ना? बिल्कुल। और अगर हम इन दोनों लक्ष्यों के सामरिक महत्व को समझें तो ये कोई सामान्य बमबारी नहीं है। मतलब यह सीधा उनके सबसे अहम इंजनों पर हमला है। यह उनकी अर्थव्यवस्था का दिल है, जहां से उनके राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। तो इसे नष्ट करने का मतलब है दुश्मन की आर्थिक ऑक्सीजन को तुरंत रोक देना। एकदम सही कहा। और नतांज पर हमला करने के पीछे का तर्क भी बहुत स्पष्ट नजर आता है। हाँ, क्योंकि नतांज जमीन के काफी नीचे बना एक ऐसा संयंत्र है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है। जी, इस लेख के मुताबिक इन हमलों का सीधा उद्देश्य ईरान की कमर तोड़ना था। अमूमन ऐसी स्थिति में ये उम्मीद की जाती है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और उसका मजबूत सहयोगी मिलकर मतलब आपके सबसे अहम ठिकानों को उड़ा दें तो आप बचाव की मुद्रा में आ जाएंगे या घुटने टेक देंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। ईरान पीछे हटने के बजाय एक ऐसा पलटवार करता है जो इस युद्ध के पैमाने को पूरी तरह बदल देता है। और यहीं पर वो बात आती है जिसे समान जवाबी कार्रवाई या सिमेट्रिक रिटेलिएशन कहा गया है। हाँ, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि ईरान ये साबित करने की कोशिश करता है कि अगर आप हमारी सबसे संवेदनशील जगह पर वार करेंगे तो हम भी आपकी दुखती रग पर हाथ रख सकते हैं। ओहो, तो वे सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाते। नहीं, सबसे बड़ा दांव वे इजराइल के डिमोना शहर पर हमला करके खेलते हैं। डिमोना मतलब जो इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन ईरान सिर्फ डिमोना या अमेरिकी बेस पर रुकता नहीं है। और मेरे हिसाब से यहीं से ये पूरा परिदृश्य एक हॉलीवुड थ्रिलर से निकलकर असल जिंदगी की आपदा बन जाता है। हाँ, क्योंकि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है, जो कि देखा जाए तो विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही
वो कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे पड़ोसी देशों की ऊर्जा संपत्तियों और रिफाइनरियों पर भी मिसाइलें दागना शुरू कर देता है। अगर मैं इसे एक आसान उपमा से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मोहल्ले में दो पड़ोसियों की लड़ाई हो जाए। हाँ, लेकिन एक पड़ोसी हारने के डर से जानबूझकर पूरे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर में आग लगा दे ताकि पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाए। बहुत ही सटीक उपमा है। और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि बाकी सब लोग मिलकर उस लड़ाई को रुकवाने का दबाव डालें। इस रणनीति को कूटनीति की भाषा में पेन मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है। पेन मैक्सिमाइजेशन जी, मतलब दर्द को चरम सीमा तक बढ़ा देना। बिल्कुल। ईरान जानता है कि सीधी सैन्य टक्कर में वो अमेरिका के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। तो वो युद्ध के मैदान को रेगिस्तान से हटाकर ग्लोबल सप्लाई चेन पर शिफ्ट कर देता है। सही कहा। हॉर्मुज़ मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया भर में सप्लाई होने वाले तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी 21 मील चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है। बाप रे, 20%? हाँ, और जब ईरान इस रास्ते को बंद करता है और सऊदी या यूएई के तेल कुओं पर हमला करता है तो इसका असर ये होता है कि समुद्र में चलने वाले जहाज़ों का बीमा रातों रात इतना महंगा हो जाता है कि शिपिंग कंपनियां अपने जहाज वहां भेजने से मना कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिसका सीधा मतलब है कि तेल की सप्लाई रुक जाती है, बाजार में पैनिक या दहशत फैल जाती है। और तेल के दाम 150 या $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। और इसका असर मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप पे नहीं दिखता, बल्कि माल ढुलाई महंगी होने से खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ तुरंत महंगा हो जाता है। यही तो ईरान की चाल है। वो असल में हथियारों से नहीं लड़ रहा है, वो ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी वैश्विक महंगाई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बंधक बना रहा है ताकि वे वॉशिंगटन पर फोन करके कहें कि इस युद्ध को तुरंत रोको। बिल्कुल। और इसी पेन मैक्सिमाइजेशन का सीधा असर वॉशिंगटन की राजनीति पर पड़ता है। लेख हमें युद्ध के 25वें दिन की स्थिति में ले जाता है। 25 दिन बीत चुके हैं और दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। हाँ, और 25 दिनों की भारी बमबारी के बाद भी अमेरिका के जो शुरुआती लक्ष्य थे, जैसे ईरान के संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर निकालना, हाँ, और उनके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह ध्वस्त करना और मिलिशिया समूहों की फंडिंग रोकना, वे सब के सब अधूरे हैं। एक महाशक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। बिल्कुल। जब आप अपनी पूरी ताकत झोंक दें और फिर भी दुश्मन घुटने ना टेके तो रणनीतिक उलझन पैदा होना लाजमी है। अब यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। इस उलझन का सबसे बड़ा सबूत हमें ट्रंप प्रशासन के उस कदम में दिखता है जिसे लेख में एक यू टर्न कहा गया है। हाँ, वो अल्टीमेटम वाला हिस्सा। जी, परिदृश्य ये है कि मिस्टर ट्रंप एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम जारी करते हैं। वो कहते हैं कि ईरान के पास हॉर्मुज को खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। और पूरी दुनिया सांस रोककर इस डेडलाइन का इंतजार कर रही होती है। लेकिन इस चेतावनी के ठीक 36 घंटे बाद ईरान के बिजली संयंत्रों पर जो एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया गया था, उसे अचानक टाल दिया जाता है। अल्टीमेटम वापस ले लिया जाता है। अब ये सोचने वाली बात है, जब अमेरिका ने अपनी सेना लगा रखी है, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक सेना जिसके विमान हवा में उड़ने के लिए तैयार खड़े हों, वो अचानक मतलब कदम पीछे क्यों खींच लेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये एक महाशक्ति की कूटनीतिक कमजोरी है, या फिर वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को ये समझ आ गया है कि अगर उन्होंने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और तबाह किया तो ईरान बदले में पूरे मिडिल ईस्ट के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को राख कर देगा? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये कमजोरी से ज्यादा घरेलू राजनीति और अर्थशास्त्र का दबाव है। मतलब आर्थिक मंदी का डर। बिल्कुल। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपनी जनता को नाराज करके युद्ध नहीं लड़ सकती। सही बात है। जब अमेरिका में गैस स्टेशनों पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी और शेयर बाजार हर दिन गोता लगाने लगेगा, तो राष्ट्रपति पर दबाव सैन्य जनरलों से ज्यादा वॉल स्ट्रीट और आम वोटरों का होगा। अल्टीमेटम को वापस लेना ये साबित करता है कि आधुनिक युद्ध में मतलब सैन्य ताकत की सीमा वहीं तक है जहां तक वो आपकी अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, आप किसी इमारत को बम से उड़ा सकते हैं, लेकिन आप बढ़ती हुई महंगाई पर मिसाइल नहीं दाग सकते। बहुत खूब कहा। बिल्कुल यही स्थिति है। तो ये एक तरह का गतिरोध या डेडलॉक है। बमबारी काम नहीं कर रही है, हॉर्मुज बंद है और आर्थिक घड़ी की टिक टिक वॉशिंगटन के खिलाफ चल रही है। हाँ, ऐसे में इस लेख के अनुसार अमेरिका के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है एक पूर्ण जमीनी हमला। चुके हैं। लेकिन इराक और अफगानिस्तान के इतिहास को देखते हुए
कोई भी समझदार व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि एक जमीनी युद्ध कितना लंबा, खर्चीला और विनाशकारी होगा। तो फिर बचता है दूसरा रास्ता, कूटनीति। जी, किसी तरह ईरान को बातचीत की मेज पर लाना। लेकिन जब आप युद्ध के बीच में बातचीत की मेज पर बैठते हैं तो दांव बहुत ऊंचे होते हैं। इस काल्पनिक स्थिति में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन शांति समझौते के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन वे 3 ऐसी शर्तें रख देते हैं जो वॉशिंगटन के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? वे शर्तें क्या हैं? कूटनीतिक सौदेबाजी में इसे मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स कहते हैं। जब आप जानते हैं कि सामने वाले पर मतलब समय और अर्थव्यवस्था का भारी दबाव है, तो आप अपनी मांगे जानबूझकर इतनी ऊंची रखते हैं ताकि मोलभाव की गुंजाइश आपके पक्ष में रहे। अच्छा, किसी भी आक्रामकता के खिलाफ पूर्ण गारंटी। दूसरी शर्त, ईरान के बुनियादी ढांचे को जो नुकसान हुआ है उसके लिए भारी मुआवजा। बाप रे, मुआवजा? हाँ, और तीसरी शर्त, ईरान के वैध अधिकारों की मान्यता। इन शर्तों को सुनकर मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे किसी ने आपकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी हो। हाँ, और जब आप पुलिस बुलाने की बात करें, हाँ। तो वो कमजोर माना जाने वाला पक्ष उल्टा आपसे कहे कि हर्जाना भी तुम दोगे और मुझे शोरूम से नई गाड़ी भी दिला कर दोगे। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। मेरा मतलब है, युद्ध के बीच में अमेरिका जैसी महाशक्ति से ये उम्मीद करना कि वो अपनी गलती मानेगा और हर्जाना देगा, ये तो कूटनीतिक आत्महत्या के बराबर है। हाँ। इन शर्तों के पीछे की असल मानसिकता क्या है? इसके पीछे बहुत ही ठंडी और सोची समझी कूटनीति है। चलिए इन शर्तों को गहराई से डिकोड करते हैं। जब ईरान वैध अधिकारों की बात करता है, तो उसका मतलब क्या है? वो वास्तव में मानवाधिकारों की बात नहीं कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस को पूरी तरह से हटाने का एक कूटनीतिक तरीका है। ओहो, मतलब वे चाहते हैं कि युद्ध रुकने के बाद उन्हें वैश्विक बाजार में वापस तेल बेचने की खुली छूट मिले। बिल्कुल। और जहां तक गारंटी और मुआवजे की बात है, ईरान भी जानता है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति चुनाव हारने के डर से आधिकारिक तौर पर मुआवजा नहीं दे सकता। युद्ध में गारंटी देना तो वैसे भी सबसे कठिन काम होता है। हाँ, लेकिन कूटनीति में अक्सर रास्ते बीच से निकाले जाते हैं। हो सकता है मुआवजा सीधे न देकर फ्रोजन एसेट्स यानी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने के रूप में दिया जाए। अच्छा, एक तरह का बैकडोर सेटलमेंट। जी, ईरान ये शर्तें सिर्फ इसलिए इतने कड़े लहजे में रख पा रहा है क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की चाबी अभी भी उसके हाथ में है। यानी वह कह रहा है कि या तो हमारी शर्तें मानो या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को डूबते हुए देखते रहो। एकदम सही। लेकिन इस लेख के अनुसार अगर अमेरिका किसी तरह अपना घरेलू राजनीतिक नुकसान सहने को तैयार हो भी जाए और समझौते के लिए मेज पर आ जाए, तब भी ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जटिल पेच फंसा हुआ है। लेख इस पेच को इजराइल फैक्टर का नाम देता है। हाँ, ये संपादकीय का मुख्य तर्क है। जी, और ये सबसे विवादित तर्क भी है। लेखक का दावा है कि इस काल्पनिक परिदृश्य में इजराइल लेबनान और ईरान में एक अनकंट्रोल्ड बुली की तरह बर्ताव कर रहा है। अनहिंज्ड बुली, लेख के यही शब्द हैं। बिल्कुल। और लेख का निष्कर्ष यह है कि कूटनीतिक प्रयासों को सफल बनाने और युद्ध से बाहर निकलने के लिए अमेरिका को इजराइल पर लगाम लगानी होगी। अब यहाँ मुझे इस लेख के नजरिए पर एक बड़ा सवाल खड़ा करना है, एक तरह का पुशबैक देना है। हाँ, बताइए। मुझे लगता है लेखक सारा बोझ अमेरिका पर क्यों डाल रहा है कि वो अपने सहयोगी को रोके। लेख के शब्दों पर गौर करें। अनियंत्रित बुली। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई वीडियो गेम तो है नहीं जहां वॉशिंगटन के पास इजराइल का कोई रिमोट कंट्रोल है जिसे वे जब चाहें बंद कर दें। सही कहा। अमेरिका और इजराइल सहयोगी जरूर हैं, लेकिन इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या गठबंधन की राजनीति सच में इतनी सरल होती है कि एक देश दूसरे को आदेश दे और वो मान ले, खासकर तब जब दूसरा देश इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहा हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सबसे बड़ी उलझनों में से एक को सामने लाता है। लेखक का जो नजरिया है वो पूरी तरह से इस धारणा पर टिका है कि चूंकि इजराइल हथियारों, फंड और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कवर के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है, हाँ। इसलिए अमेरिका के पास वो लिवरेज या दबाव बनाने की शक्ति है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये गठबंधन की जटिलता है। ये कोई बॉस और कर्मचारी का रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। इसे कूटनीति की भाषा में टेल वैगिंग द डॉग की स्थिति कहा जाता है, जहां एक छोटा सहयोगी देश
अपने कदमों से एक महाशक्ति की पूरी वैश्विक रणनीति को बंधक बना लेता है। इजराइल का अपना एक घरेलू राजनीतिक ढांचा है, उनकी अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं। जब बात किसी देश के अस्तित्व पर आती है तो वो अक्सर अपने सबसे बड़े सहयोगी की सलाह को भी नजरअंदाज कर देता है। तो लेखक का ये मानना कि इजराइल को नियंत्रित किए बिना अमेरिका के लिए इस युद्ध से पीछे हटना या कूटनीतिक समझौता करना असंभव होगा, ये जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर लगता है। लेख ये मानकर चल रहा है कि अमेरिका अगर चाहे तो एक झटके में युद्ध रोक सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी संप्रभु देश को रोकना, वो भी युद्ध के बीच में, दुनिया के सबसे मुश्किल कूटनीतिक कामों में से एक है। और यही इस पूरे परिदृश्य को इतना खतरनाक बनाता है। एक तरफ ईरान है जो पेन मैक्सिमाइजेशन के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट रहा है। हाँ। दूसरी तरफ इजराइल है जो अपने सुरक्षा मानकों पर समझौता करने को तैयार नहीं है, और बीच में अमेरिका है जो इन दोनों के बीच फंसकर अपनी ही अर्थव्यवस्था और वैश्विक दबदबे को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट और डरावनी तस्वीर उभर कर आती है। हमने देखा कि कैसे 28 फरवरी को हॉर्मुज़ के बंद होने से लेकर विफल अल्टीमेटम और ईरान की सख्त शर्तों तक का सफर तय हुआ। खार्क द्वीप और नतांज पर शुरू हुआ एक सटीक सैन्य अभियान चंद दिनों में एक ऐसे क्षेत्रीय तूफान में बदल गया जिसने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बना दिया। हाँ, और हमने देखा कि कैसे एक महाशक्ति को अपने ही दिए गए अल्टीमेटम से 36 घंटे के भीतर पीछे हटना पड़ा, क्योंकि सैन्य गौरव से ज्यादा जरूरी सप्लाई चेन को जिंदा रखना था। और हमने कूटनीति की वो विडंबना भी देखी जहां ईरान जैसी एक सैन्य रूप से कमजोर ताकत अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भविष्य की गारंटी और मुआवजे जैसी असंभव शर्तें मनवाने का दबाव बना सकती है। बिल्कुल। ये काल्पनिक लेख हमें बहुत ही कठोर शब्दों में ये सिखाता है कि आज की आधुनिक दुनिया में सैन्य शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण सप्लाई चेन और आर्थिक चोक पॉइंट्स होते हैं। सही कहा। ताकत का असली पैमाना अब इस बात से तय नहीं होता कि आपके पास कितने फाइटर जेट्स हैं। ताकत अब इस बात में है कि आप सामने वाले देश की अर्थव्यवस्था को कितनी जल्दी ठप कर सकते हैं और खुद उस दर्द को कितने लंबे समय तक सह सकते हैं। तो इस गहराई से की गई पड़ताल को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जो इस स्रोत सामग्री से निकलकर हमारे भविष्य की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। वो क्या है? अगर इस काल्पनिक परिदृश्य में महज 25 दिन का एक संघर्ष पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है, दुनिया भर में महंगाई को बेलगाम कर सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को बेबस होकर कूटनीतिक मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य के युद्ध अब हथियारों और सेनाओं से लड़े ही ना जाएं? क्या आने वाले समय में महाशक्तियां मिसाइलें दागने के बजाय सिर्फ एक दूसरे की सप्लाई चेन को तोड़ने मतलब आर्थिक नाकाबंदी करने की रणनीति पर काम करेंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। वापस उसी बिसात पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ऐसा लगता है कि अब इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के खेल में शह और मात इस बात से तय नहीं होगी कि किसके पास ज्यादा ताकतवर मोहरे हैं, बल्कि इस बात से तय होगी कि उस बिसात को नीचे से कौन कितनी जोर से हिला सकता है। बहुत ही गहरा विचार है ये। आज की इस गहराई से की गई पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस सवाल पर खुद विचार जरूर कीजिएगा।